Morning students, good morning. Today we discuss the chapter number 5 of 8th class जुडिशरी. क्लास 8th का ये चैप्टर है जुडिशरी. और जुडिशरी का मतलब यहाँ न्यायालय होता है. न्यायालय मतलब कि ये हमारी गवर्नमेंट का ऑर्गन है. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, आपको मैं बता दूं. सबसे पहला ऑर्गन आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर एक ऑर्गन होता है. नंबर 2 एग्जीक्यूटिव. आपने कई बार पढ़े होंगे इनके बारे में कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं. और तीसरा ऑर्गन क्या होता है? जुडिशियरी. तो हम इसी ऑर्गन के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? मैंने अभी क्या बताया? न्यायालय. ठीक है, न्यायालय इसका मतलब होता है. ओके, तो देखिए जैसे कि शुरुआत की गई है लेसन की. न्यूज़पेपर आपको बहुत सारी नॉलेज की, बहुत सारी वैरायटी की आपको न्यूज़ देता है रोज़ाना. कोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इसके बारे में आपको बताता रहता है कि कैसे इंडिया की कोर्ट कितना बड़ा वर्क करते हैं, लोगों को जो है अच्छा मतलब न्याय देने के लिए हम करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं बट वी कैन थिंक वाई वी नीड दिस कोर्ट, कि हमें इन कोर्ट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है. कई बार हमें सोचते हैं कि हमें कोर्ट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो भाई कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ सभी के लिए बराबर है. मतलब कानून सबके लिए बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि भाई मतलब ये हुआ कि कानून सबके लिए बराबर का मतलब कि मतलब दैट्स लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन, कि कानून सबके लिए अप्लाई बराबर होगा, लागू होगा बराबर. और एक सर्टेन कंडीशन में फिक्स प्रोसीड्यूचर, मतलब कि एक फिक्स जो कंडीशन में जो रूल रेगुलेशन लगेंगे और वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, देखो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे. देखो नीड टू बी फॉलोड, कि एक लॉ तभी लोगों पे इक्वली अप्लाई होंगे जब एक सर्टेन कंडीशन में, एक फिक्स कंडीशन में रूल लगाए जाएंगे और वो सभी पर लागू होंगे. ठीक है, जब कभी लॉ कानून टूटेंगे, जब कभी लॉ वायलेटेड होगा, कानून टूट जाएंगे, टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, तब इन बराबर के कानून को लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी. जब कहीं पर कानून टूटते हैं तब जुडिशरी की हमें ज़रूरत पड़ती है. वी हैव जुडिशियल सिस्टम, तब हमारे पास एक न्याय व्यवस्था होती है. ओके, दैट कंसिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर कोर्ट का मैकेनिज्म होता है. अब ये मैकेनिज्म का मतलब क्या हो? यहाँ पे मैकेनिज्म का सीधा मतलब निकलता है यहाँ पर सबसे पहला मतलब कि सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है वो मैकेनिज्म का मतलब. फिर दूसरे नंबर में हाई कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट्स. ठीक है, ओके. और थर्ड नंबर पे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो या फिर आप इसको लोकल कोर्ट भी कह सकते हो. तो ये 3 टाइप के सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको मिलेंगे. तो इस तरह के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं. मतलब कोई भी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है, स्टेट में कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले वो FIR करेगा और FIR के थ्रू पुलिस, और पुलिस के थ्रू फिर कोर्ट में, यानी कि लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हमारे अलग अलग जो तहसील में होते हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनमें जाएगी पहले FIR. फिर उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से आगे फिर जो है अपील सिस्टम आगे बढ़ेगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगा. ओके, तो इस तरह से एक मैकेनिज्म मिल जाता है. ओके, तो मैकेनिज्म मिल जाता है और एक सिटीजन अप्रोच कर सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर कानून तोड़ा जा रहा है और उसको तंग किया गया है, तो वो एक कोर्ट में वो, यानी कि लोकल कोर्ट में वो कर सकता है अपील. देखो जिससे आगे उसमें बात दिखा भी रखे, इट एज एन ऑर्गन, कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गन भी, मैंने बताया भी था कि ये ऑर्गन के रूप में है, गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन के रूप में. एज ए ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्ले ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारत के लोकतांत्रिक देश में एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है. अगर जुडिशरी ना होना तो कोई किसी को यहाँ कुछ नहीं समझेगा भाई, ये बात मान के चलो. जुडिशरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जुडिशरी इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, कि ये तभी अपना रोल ठीक से प्ले कर पाती है जब ये आज़ाद होती है. अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो डेफिनेटली, अब देखो इस एक आगे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि आज़ाद न्यायालय. इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कैसे भी टाइप का एग्जीक्यूटिव हो, वो जुडिशरी पे अपना प्रेशर नहीं बना पाएगा. अपनी पोजीशन का मिसयूज़ वो करके किसी भी कोर्ट के जज को या वकील को इस तरह से वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए नहीं कह सकता. हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ओके,
इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपके एरिया के कोर्ट जो होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हायर कोर्ट माना जाता है और लोकल कोर्ट जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं वो डेफिनेटली वो हमारे लेवल के कोर्ट है। तो अगर आप अपने लेवल के कोर्ट पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील करते हुए हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देयर इज़ ए वेरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो नीचे एक फ़ोटो यहाँ दिखाई हुई है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक कोर्ट है हमारे इंडिया में सबसे फेमस सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में फ़ोटो दिखाई गई है, बहुत ही फेमस है ये। और उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी की, रोल जुडिशरी का क्या होता है, क्या न्यायालय भूमिका अपनी निभाता है, भूमिका क्या भूमिका निभाता है न्यायालय एक देश में या हमारे देश में। तो देखो बहुत सारे काम करने होते हैं न्यायालय को। कोर्ट यानी कि न्यायालय टेक डिसीजन इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू, कि कोर्ट जो होता है वो बहुत बड़े बड़े इशू पे अपना रोल प्ले करता है बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़, बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिसीजन लेने होते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, वही डिसाइड करते हैं कि कोई एक टीचर एक बच्चे को ऐसे जानवरों की तरह पीट नहीं सकता। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द टू स्टेट, और कोर्ट के अंदर कई बार मैटर ऐसे भी आते हैं कि भाई एक राज्य के अंदर दो राज्य हैं, दो राज्यों का एक ही नदी के ऊपर डिस्प्यूट है तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। इस प्रकार के डिस्प्यूट भी कोर्ट को ही सुलझाने होते हैं। या फिर कोर्ट किस प्रकार के डिसीजन को सुलझाएगा, दे कैन पनिश पीपल फॉर ए पार्टिकुलर क्राइम, कि अगर कोई आदमी कोई चोरी डकैती कर देता है, कोई बड़ा क्राइम कर देता है तो उसके लिए फिर उसको सजा देंगे। मतलब कि बड़े रूप में हम ये कह सकते हैं द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। तो जुडिशरी का जो वर्क है वो निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। सबसे पहला काम जुडिशरी का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट का मतलब आप जानते हो झगड़े का सुलझेना, झगड़े को सुलझाना। ओके, सॉल्यूशन निकालना, क्या निकालना, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन निकालना। तो जुडिशियल सिस्टम में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में एक मैकेनिज्म दिया गया है, एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को हम आसानी से ख़त्म कर सकें। अब डिस्प्यूट किस किस लेवल पे हो सकते हैं? मान लो डिस्प्यूट एक सिटीजन का, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के लिए भी हो सकता है, या एक सिटीजन का और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है। मान लीजिए जो मान लीजिए चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट है या दूसरे टाइप की कोई गवर्नमेंट है तो उनमें आपस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि भी दो स्टेट गवर्नमेंट में आपस में कोई पानी का या कोई और जो लैंड्स का डिस्प्यूट, आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी सोल्यूशन जुडिशरी ही कराएगी। मतलब मेनली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को सोल्यूशन कराना, झगड़े को सुलझाना ही कोर्ट का मेन पावर या मेन जो है रोल होता है। ओके, या फिर ये एक और पॉइंट भी दे रहा है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो किस किस के बीच में सॉल्यूशन कराएगी? दो सिटीजन्स के बीच में सॉल्यूशन करा सकती है, बिटवीन टू सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन गवर्नमेंट, और बिटवीन टू गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के, तीनों के बीच में सॉल्यूशन करा सकती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जुडिशरी और क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू। अब इसको क्या कहेंगे हम? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। ये देखो, बिल्कुल सिंपल सी अर्थ बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या निकलता है, न्यायिक समीक्षा। ओके, ये देखिए, न्यायिक समीक्षा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल ऐसे बन जाते हैं जो नॉर्मल पब्लिक के लिए सही नहीं है और पब्लिक बार बार उसके ऊपर पॉइंट कर रही है कि ये रूल गलत बन गया है, तो हमारा कोर्ट सिस्टम इस चीज़ के लिए न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मतलब उस पर दोबारा से उसके ऊपर अमेंडमेंट कराने के लिए या दोबारा से उसके ऊपर बातें करने के लिए वो पार्लियामेंट से इस बारे में हम डिस्कशन करवा सकते हैं। ओके, तो देखिए, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होती है। इंटरप्रेटर मतलब कि समीक्षक, इंटरप्रेटर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई उसका फाइनल जो समीक्षक होगा कोई, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जुडिशरी ही है। तो देखिए, जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पार्टिकुलर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव दैट
ठीक है, कि जुडिशरी को पूरी ताकत होती है, पूरी जो है उसके पास में पूरी शक्ति होती है कि वो जो बने हुए कानून हैं उसके ऊपर जो पार्लियामेंट से पास होकर हमारे पास आए हैं, अगर किसी आदमी को लगता है कि भाई इन कानून की वजह से वॉयलेशन हो रहा है, किस चीज़ का वॉयलेशन, कि मतलब कि हमारे जो स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए जो रूल है वो तोड़े जा रहे हैं। भाई कोई रूल बन के पार्लियामेंट से आ गया है और उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको नुकसान हो रहा है, हमने जो बातें लिखी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉलोअप नहीं कर रही है और कोई रूल हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया गया है। तो ऐसे थोपे हुए रूल के ऊपर कोर्ट सिस्टम दोबारा से जुडिशियल रिव्यू करा सकता है। मतलब ये हुआ कि भाई कोर्ट को, और कोर्ट के पास अपील आती है और पब्लिक बार बार विरोध कर रही है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम पार्लियामेंट में वो इशू दोबारा से डिस्कस करवा सकते हैं। हमें यानी कि जुडिशियल सिस्टम को न्यायिक समीक्षा के अधिकार होते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया हमारे पास। देखो कोर्ट क्या रोल प्ले करती है, तो सबसे पहले रोल प्ले यानी कि डिस्प्यूट सॉल्यूशन करना, भाई सिटीजन्स के बीच में, 2 गवर्नमेंट के बीच में, या एक गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराएगी। दूसरा जुडिशियल रिव्यू कराएगी, जल्दबाजी में कोई कानून ऐसे बन गए जो हमारे संविधान के अनुसार सही नहीं है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन वो कराएगी, न्यायिक समीक्षा होगी। ओके, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारे पास अब बनता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कि मतलब क्या है इस चीज़ का, देखो अपहोल्डिंग का मतलब है कोई कानून को पालन करवाना। अपहोल्डिंग, कोई कानून पार्लियामेंट से बन के आया है और एग्जीक्यूटिव के थ्रू वो लगवा दिया गया है। देखो 2 चीज़ें होती हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनते हैं, ठीक है, ओके, पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनते हैं और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव वो उसको लागू करवाते हैं। और अगर ठीक से लागू ना हो पाए हों या कोई उसको उन बने हुए कानून को ना माने, तब उस जगह पर हम उन कानून को जो नहीं मानता है उसके लिए फिर सजा देंगे और उन कानूनों को बनाए रखने के लिए, उनके ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए, अपहोल्डिंग का मतलब पकड़ बनाए रखने के लिए हम काम करेंगे, जुडिशरी काम करेगी उसके लिए। और फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है तो उसके लिए लोगों को फोर्स करेंगे कि वो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट ना करे। आपके जो बेसिक मूलभूत अधिकार होते हैं, आपके जो बेसिक मूलभूत अधिकार होते हैं उनको ना छीना जाए। तो देखिए हमारे कितनी अच्छी बात लिखी गई है, every citizen of India can approach the Supreme Court, कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। द हाई कोर्ट दे बिलीव, हाई कोर्ट जो हमारा है यानी कि जो लोकल कोर्ट के बाद जो दूसरा हाई कोर्ट आता है, बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि भाई हाई कोर्ट में ये विश्वास किया जाता है कि अगर किसी का सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर किसी सिटीजन को ये लगे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो जा सकता है और उसकी वहाँ सुनवाई होगी। एक बार दोबारा देखो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक नागरिक कैन अप्रोच, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर उनको ये लगे, दे बिलीव दैट फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड, कि उनके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको खंडन किया जा रहा है, तो वो अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास की बुक में आपने पढ़ा था कि हाकिम शेख नाम का एक आदमी था और वो एक एग्रीकल्चर लेबरर था, मतलब कि एक कृषि मजदूर था जो कि एक चलती हुई ट्रेन से गिर गया था और वो घायल हो गया था और उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी और वो कई अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में गया, लेकिन उसे ना तो एडमिट किया गया ना उसको बेड दिया गया और आखिरी में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज कराना पड़ा। तो ऐसे में, क्योंकि देखो लाइफ, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो हमें आर्टिकल 21 से मिलता है। कौन से आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 21 से हमें वो मिलता है। कौन से आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 21, ठीक है, उससे हमें ये मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है एडमिट नहीं किया गया तो एक तरह से उसका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ, तो इसीलिए फिर उसने अपील लगाई। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। 7th में हमने पढ़ा था हाकिम शेख, जिसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया था, तो वो फिर आखिरी में प्राइवेट हॉस्पिटल उसको जाना पड़ा और फिर उसने केस किया कि भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हमारी जो है राइट टू लाइफ हमें दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। ओके, उसके बाद देखिए अब अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट रूल्ड। सुप्रीम कोर्ट के ये कानून हैं दैट आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन टू फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, कि आर्टिकल 21 में जो लिखा गया सबको जीवन जीने का अधिकार है, आल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, उसमें यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली वेस्ट बंगाल में
गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जैसे हाकिम शेख के मामले में, हाकिम शेख वेस्ट बंगाल का याद है, पश्चिम बंगाल मजदूर यूनियन, ठीक है, वेस्ट बंगाल मजदूर यूनियन का जो मेंबर था, उन्होंने फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे कंपनसेशन की डिमांड की कि भाई आपके हॉस्पिटल में मुझे इलाज नहीं मिल पाया, आपने फुल फैसिलिटी मुझे दी नहीं, तो उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगे थे उसका एक कंपनसेशन गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया, कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल कम अप विद द ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर पार्टिकुलरली रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब कि जो केस डाला था वो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1996 के अकॉर्डिंग वो केस फाइल हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस आर्टिकल 21 के थ्रू एक्सेप्ट हुआ और राइट टू हेल्थ के अकॉर्डिंग गया। ये देखो, राइट टू हेल्थ के अकॉर्डिंग ये गया। ओके, तो इस तरह से मतलब कि जब भी संविधान में किसी के फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने की बात की जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए खड़े हैं, हाई कोर्ट हमारे लिए खड़ा है। आपके फंडामेंटल राइट्स को टूटने की कंडीशन में वो आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो उसका भी पूरा ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने स्टेट ऑफ बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के ऊपर जो केस फाइल कर दिया था। तो हमें बेसिक अधिकार है पूरे, ठीक है, ये पूरे अधिकार हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा रखा है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक सीन दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा आपको मैं पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट का है, द अबव फोटो शो द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन 26 जनवरी 1950 की 26 जनवरी 1950 को ये बना था, जिस दिन हम लोग आज़ाद भी हुए थे, रिपब्लिक भी हुए थे। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, 1947 में 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो उसके बाद 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में लगाया गया। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, तब इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट बन गया था। और ठीक है, 1937 और 49 के बीच में ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये चैम्बर ऑफ प्रिंस के नाम से, पार्लियामेंट हाउस के नाम से ही माना जाता था। फिर इस बिल्डिंग को शिफ्ट करके मथुरा रोड नई दिल्ली, यहाँ पर उसको जो है नए ढंग से बनाया गया और 1951 तक ये लगभग पूरी तरह से तैयार हो गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना और उसके लिए फिर फाइनल जो पूरा स्ट्रक्चर था वो 1958 तक न्यू दिल्ली में तैयार हो गया था। ओके, तो ये पेज हमें क्लियर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जुडिशरी के क्या क्या रोल है। डेफिनेटली ये हमें समझ में आ गया है कि डिस्प्यूट सॉल्यूशन कराना इसका रोल है, जुडिशियल रिव्यू इसका रोल है, और जो उसके अलावा अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स ये भी इसका होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि कौन सी चीज़ है जिससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनती है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ कुछ एक्टिविटी दिखा रखी है कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन बिलो टेबल, कि अपने टीचर की मदद से आप कर सकते हो। जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट बनता है तो हो सकता है वो एजुकेशन लेवल पे कोई डिस्प्यूट बन जाए, ठीक है, या फॉरेस्ट की कोई पॉलिसी आ जाए, या एग्रीकल्चर बेस पे कोई डिस्प्यूट बन जाए, तो वहाँ पर बातें हो जाती है। फाइनली किसकी बात मानी जाएगी, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। टू स्टेट के बीच में रिवर वाटर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सा वाटर हो सकता है, रिवर वाटर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दो सिटीजन्स के बीच में लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं, लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं। ये देखो, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है। लॉ आर वायलेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, की कानून जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी वोलेट हो जाते हैं, तो वो इस प्रकार के कानून, जैसे कि मान लीजिए अब डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट बन गया, जिससे वुमेन्स को तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, मेंस को कोई नुकसान होने लग जाए तो उस पर बात हम की जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बना तो गया रूल, लेकिन हो सकता है इससे वुमेन्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मेंस को कम फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से कई जगह पर कानून टूटते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे बात यहाँ आती है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, तो देखिए आज़ाद न्यायालय मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक सिचुएशन इमेजिन करने को आपको कह रहा है कि ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इंक्रोच इन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन आपके परिवार की कोई ज़मीन को हड़प कर लेता है, मतलब कि उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है।
उसी टाइम में जब आप जुडिशल सिस्टम में कोर्ट में आप अपनी जो है फाइल करते हो तो पॉलिटिशियन की पावर है टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस, कि अगर मान लो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो एक पॉलिटिशियन जो होता है ना वो अपने अकॉर्डिंग जज को वहाँ अपॉइंट करता और आपका केस वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि आपकी ज़मीन को एक तो हड़प लिया गया है। ओके, और दूसरा कि जब जिस जज के सामने अपील आपने डाली वो उस जज को भी उस पॉलिटिशियन ने भेजा, उसको भी उसने डिप्यूट किया, तो ऐसे में तो आपकी तो सुनवाई होगी नहीं, डेफिनेटली आपकी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ना कोई पॉलिटिशियन का प्रेशर माने, ना किसी एग्जीक्यूटिव का प्रेशर माने, किसी का भी प्रेशर ना माने, ऐसा उसको बताया गया है। ठीक है, व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब आप इस कोर्ट में ले जाओगे, इस केस को कोर्ट में ले जाओगे, जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, जज पूरी तरह से उस पॉलिटिशियन के फेवर में फैसला देगा, आपके फेवर में फैसला वो नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो। अब एक और रीज़न देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना ज़रूरी है, टू कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउड द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ठीक है, जब अगर कोई पॉलिटिशियन अगर जज की पावर को भी होल्ड करने लगे तो डेफिनेटली वो किसी भी जज को इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने देगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। ओके, तो देखिए दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड बी द वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन। अगर उस जगह पर कोर्ट के उस जज पर उस पॉलिटिशियन का पूरा कंट्रोल रहा तो डेफिनेटली वो पॉलिटिशियन जो कहेगा जज को वहीं फैसले लेने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि अगर पॉलिटिशियन जुडिशरी पे कंट्रोल करते हैं या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या उल्टा हो सकता है। ओके, ऑल्दो वी ऑफन हियर टू रीच कई बार हमने ये बात सुनने को मिलती है कि रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो अमीर और जो ताकतवर लोग होते हैं ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस, कई बार वो न्यायिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर कंट्रोल करने की या अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द काइंड ऑफ सिचुएशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की सिचुएशन के लिए पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ताकि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाकर उन्होंने इस प्रकार का प्रोविज़न बना दिया गया है। ओके, तो बहुत आसान है समझना इसको, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ओके, तो किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी एग्जीक्यूटिव को अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो जुडिशरी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए। ओके, अब आगे देखो वन एस्पेक्ट, एक और पहलू भी है, देखो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस आज़ादी का एक और है सेपरेशन ऑफ पावर भी सेपरेट कर दी जाए, मतलब कि सत्ता की साझेदारी कर दी जाए। इसका मतलब क्या होगा, सत्ता की साझेदारी। जब आप 10th में जाओगे ना तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, सत्ता की साझेदारी। ओके, तो देखो ये कह रहा है कि आज़ादी का मतलब ये भी है कि भाई पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जैसे कि चैप्टर 1 में की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने उसमें पढ़ा था कि भारत के संविधान के जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें ये लिखा गया था व्हाट दिस मीन हेयर दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ जुडिशरी। उसमें बिल्कुल लिखा गया था कि ना तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकते हैं, ना लेजिस्लेचर में कोई लीडर, ना एग्जीक्यूटिव में कोई IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, कोई भी जुडिशरी को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, कोर्ट कभी भी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगी। डू नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ, और ना उनकी तरफ से कोई काम करती हुई नजर आएगी। कोर्ट आर टोटली इंडिपेंडेंट। ओके, अब उसके बाद देखो अबोव सेपरेशन टू डू वर्क वेल, ये सेपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि जुडिशरी या कोई भी सिस्टम अपने बढ़िया ढंग से काम कर सके। जुडिशरी का काम है न्याय व्यवस्था बना, मतलब कि जो रूल को फॉलो ना करे उसको सजा देना। एग्जीक्यूटिव का वर्क है जो पार्लियामेंट से रूल बन के आ गए उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाना। और सीधी सी बात है लेजिस्लेचर का मेन काम यह है कि रूल, अच्छे रूल जो पब्लिक को फेवर में हो वो बनाना। मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं और तीनों की अलग अलग क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते और बल्कि एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ओके, इट इज़ आल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेस इन हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं
एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड वेरी लिटिल इंटरफ्रेंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस, कि भाई वो बहुत ही कम इंटरफ्रेंस से वो उनका जो है गवर्नमेंट में वो अपॉइंटेड होते हैं। वंस अपॉइंटेड ऑफ दिस ऑफिस, एक बार अगर वो ऑफिस में अपॉइंटेड हो जाएं, दे इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज, कि अगर एक बार एक जज लगाया जाता है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब इम्पीचमेंट करके हटा सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि आप देखोगे कि जजेस वैसे ही कम पड़ते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, इंडिया के अंदर केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में अगर जजेस को भी ठीक से ना टैकल किया जाए या उनकी संख्या कम हो या वैकेंसीज ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है फिर। ओके, तो ये है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, अब देखिए आगे कुछ बताया हुआ है। ओके, अब एक और पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये न्यायालय की आज़ादी ही है दैट अलाउ द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर, कि ये कोर्ट की पावर है जो हमने उसको दी, जिसके बाद ये सिद्ध हो जाता है देयर इज़ नो मिसयूज, कि यहाँ पर अब कोई गलत यूज़ नहीं होगा पावर का, ना तो लेजिस्लेचर में पावर का मिसयूज होगा ना एग्जीक्यूटिव में होगा। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन, कि ये जुडिशरी जो है लोगों के मूलभूत अधिकार को बचाने में बहुत मदद करती है। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी आदमी कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकता है। दे बिलीव दैट, उनका विश्वास है दैट देयर राइट हैव वॉलेटेड, कि अगर उनके राइट वॉलेटेड किए गए हैं, उनके अधिकार वॉलेट हुए हैं, तो डेफिनेटली वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद एक पॉइंट हमारे यहाँ बनता है कि कितने टाइप के कोर्ट सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के कोर्ट सिस्टम होते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में कोर्ट का सिस्टम क्या है, कितने टाइप के कोर्ट होते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, तो इसमें देखिए अब कितना स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में। तो 3 डिफरेंट लेवल होते हैं हमारे इंडिया में कोर्ट के, ठीक है। सेवरल कोर्ट एट ए लोअर लेवल, बहुत सारे कोर्ट लोअर लेवल पे हैं। देर इज़ ओनली वन अपेक्स लेवल, और एक ही केवल अपेक्स लेवल पे जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल्स इंटरेक्ट, कि एक ऐसा कोर्ट जिसमें ज़्यादातर लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। ये पहला, सबसे पहले स्टेट में जो सबसे पहला कोर्ट होता है वो यही होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल कोर्ट भी हम उसको कह सकते हैं। तो सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स लेवल, और दूसरा जो है सबसे नीचे वाला जो लेवल में बात करूँ वो तहसील कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके टाउन में, आपके एरिया में, आपके तहसील में होगा। दे हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस, वो अलग अलग प्रकार के केसेस सुनते हैं। क्रिमिनल केस भी होते हैं, सिविल केस भी, अलग अलग प्रकार के केस होते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं। दे आर प्रेजाइडेड ओवर ए डिस्ट्रिक्ट जज, और उनको एक डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल करता है। ईच स्टेट हैव ए हाई कोर्ट, अलग अलग स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। विच हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, जो कि उस स्टेट का तो हाईएस्ट कोर्ट कहलाएगा। एट द टॉप, सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट नंबर नीचे, उसके बाद और थर्ड नंबर पे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। प्रेजाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हैंडल करते हैं। दिस द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल ओवर द कोर्ट इन इंडिया, कि पूरे भारत भर में जितने भी कोर्ट हैं उन सब में वो लागू होता है। देखो अभी एक पिरामिड दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लेवल इन सच इट रिजेंबल ए पिरामिड, कि इस पिरामिड के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट क्या क्या है, यानी कि कोर्ट की बनावट। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या डायग्राम है, ये पिरामिड टाइप का डायग्राम है। इसके अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यहाँ पर आएंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ इस लेवल पे हाई कोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पर होंगे, और ये होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से इंडिया में उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्ट सिस्टम हमारा बना हुआ है। संख्या में कम ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग वो होते हैं। ओके बेटा, तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। ओके, और अब बात करते हैं ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये वाला पेज हम आप डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक दिखाया भी आपको हाई कोर्ट इंडिया के, ठीक है। हाई कोर्ट वर इस्टेब्लिश इन 3 प्रेसिडेंसी
इन ब्रिटिश टाइम। सबसे पहले हाई कोर्ट इंडिया में 3 प्रेजेंसी में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में लगाए गए थे। 1862 में लगाए गए थे। हाई कोर्ट जो दिल्ली का है वो 1966 में बना था। उससे पहले दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं होते थे। करंटली अभी आज एट प्रेजेंट 24 हाई कोर्ट लगभग पूरे इंडिया भर में हैं। कई बुक में 25 भी दिखाए गए हैं, लेटेस्ट डाटा 25 भी है। ओके, तो बहुत सारे स्टेट में अपना खुद का कोर्ट नहीं होता तो उनको शेयर करना पड़ता है। जैसे हरियाणा पंजाब का एक कॉमन कोर्ट क्या है, चंडीगढ़ है, तो वो उनको शेयर करना पड़ता है। और 4th ईस्टर्न स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है। नागालैंड, आसाम, मिजोरम और अरुणाचल, इनका एक कॉमन कोर्ट है जो गुवाहाटी में होता है, जिसमें सारे फैसले इनके लोकल कोर्ट के हाई कोर्ट में अपील के लिए आएंगे। और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, हैदराबाद। ठीक है, राजधानी बनने के बाद फिर ये धीरे धीरे अलग दिखाई देंगे। सम हाई कोर्ट्स आर हैव बेंचेस इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, ग्रेट एक्सेसिबिलिटी। कुछ हाई कोर्ट की कुछ बेंचेस, सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट इन ग्रेट एक्सेसिबिलिटी। कई जगह, कई बार तो कोर्ट के अलग अलग एरिया में भी कुछ चीज़ें, यानी कुछ अलग बेंचेस, यानी कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस पेज में एक मद्रास का हाई कोर्ट दिखाया गया। याद है आपको, ये 3 प्रेजेंसी एरिया में बने थे, 1962 में बने थे। तो ये देखिए, आर द डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे डिफरेंट लेवल के कोर्ट जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं। देखिए हाई कोर्ट आप देख सकते हैं, ये जो बहुत ही फेमस हाई कोर्ट है ये, और ये जो है हमारे इंडिया में मद्रास में ये बना हुआ है। ये देखिए, तो देखिए ये कह रहा है कि आर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या डिफरेंट लेवल के कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इंडिया में हम ये कहें कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब सब एक दूसरे रिलेटेड है। फाइनली जो डिसीजन माना जाएगा वो हायर कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो बाकी लोकल कोर्ट को मानना पड़ता है। ओके, लोकल कोर्ट के सभी लोगों को मानना पड़ता है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ थ्रू अपीलेट सिस्टम। इसको अपीलेट सिस्टम के थ्रू भी समझा सकता है। मान लो किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो अपील हाई कोर्ट में डाल देगा। और हाई कोर्ट की अपील कहाँ तक जा सकती है? हाई कोर्ट की अपील जाइए सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक अपीलेट सिस्टम के थ्रू बनता है। ओके, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, ए पर्सन कैन अपील ए हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट जजमेंट ऑफ द पास बाय द लोअर कोर्ट नॉट जस्ट। कि अगर वो मानता है कि भाई हाई कोर्ट की अपील हमें करनी चाहिए कि लोकल कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला है, तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसी को अपीलेट सिस्टम हम कहते हैं। लेट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अपीलेट सिस्टम। अपीलेट सिस्टम का मतलब क्या है? एक केस स्टडी आपको करने को कह रहा है कि स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985। इसमें लोकल कोर्ट के बारे में बताएगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस कैसे पहुंचता है उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें आपको समझने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ एक केस स्टडी करने को कह रहा है कि फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार ने एक 20 वर्ष की एक लेडीज़ से शादी की जिसका नाम सुधा गोयल था, और वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं। लक्ष्मण कुमार और उसका भाई और उसकी फैमिली सब मिलकर एक फ्लैट में रहते हैं। 2 दिसंबर की रात, 2 दिसंबर 1980 में सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। कि सुधा हॉस्पिटल में जलने की वजह से मर चुकी थी। हर फैमिली, उसकी फैमिली ने एक केस फाइल किया कोर्ट में। वैन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट। जब ये केस ट्रायल कोर्ट में यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में पहली बार ट्रायल किया गया, तो 4 ऑफ आवर नेबर, उसके जो 4 पड़ोसी थे, उन्होंने जो उस समय विटनेस थे, उस घटना के विटनेस थे, उन्होंने ये बात बताई लोगों को। उन्होंने बताया जो कोर्ट में जो उसके पड़ोसी बोल रहे, सुधा गोयल जो मारी गई थी, उनके पड़ोसी यानी कि जो लक्ष्मण कुमार जहाँ पे रह रहे थे फ्लैट में 2 दिसंबर की रात जब सुधा गोयल मारी गई, तो पड़ोसियों ने बताया एज ए विटनेस। तो उन्होंने बताया कि सुधा गोयल के पड़ोसी बता रहे थे कि दैट वन नाइट ऑफ December 1, कि 1 दिसंबर की रात को दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीमिंग। उस सुधा की चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। ठीक है, हैड फोर्स देयर वे इन लक्ष्मण फ्लैट। तब वो जल्दी से लक्ष्मण कुमार की फ्लैट की तरफ भागे। देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन ए फ्लेम। जब उन्होंने वहाँ देखा कि सुधा जो है एक साड़ी में, वो उसके साड़ी में आग लगी हुई है और लिपट कर जल रही है। दे इंस्टिग्यूश द फायर। उन्होंने फिर आग बुझाने की कोशिश की। सुधा को जो कंबल में लपेटा, एक गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट, उन्होंने उसको बोरी और उसके ऊपर जो है एक तरह से कंबल डाले, तब जाके उसकी आग बुझाई गई। वो जल रही थी सुधा।
तब सुधा ने जलते मतलब जो बहुत बुरी हालात में जो है अपनी माँ को बताया, टोल्ड देम हर मदर इन लॉ, अपनी सास के बारे में बताया कि उसने उसके ऊपर तेल कैरोसिन ऑयल डाला है, शकुंतला ने कैरोसिन ऑयल डाला है ऑन हर एंड दैट हर हस्बैंड हैड लीड टू फायर, कि उसके पति ने लक्ष्मण कुमार ने उसको आग लगा दी। ड्यूरिंग दिस ट्रायल इस पेशी में और क्या हो देखिए, इस पेशी में सुधा की फैमिली वाले जो थे उन्होंने भी कई बार ये उन्होंने भी बताया और उनके पड़ोसियों ने भी बताया। मेंबर ऑफ सुधा फैमिली एंड ए नेबर स्टेटेड, उन्होंने बताया कि सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाई हर इन लॉ, कि उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत बार टॉर्चर किया है। दैट दे डिमांडेड द मोर कैश, वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे और स्कूटर की भी डिमांड कर रहे थे जो उनको शादी में नहीं मिल पाया था। और वो कई बार सुधा से उसके ससुराल वाले फ्रिज और स्कूटर की डिमांड भी कर चुके थे और ये डिमांड पहले बच्चे के जन्मदिन पर ही ऐसी डिमांडें होने लगी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे उनके बारे में बातें बताने लगे। एज द पार्ट ऑफ डिफेंस, अपने बचाव में लक्ष्मण कुमार और उसकी माँ ने ये बताया कि सुधा की साड़ी जो है वो एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक ही उसमें आग पकड़ गई जब वो रसोई में दूध को गर्म कर रही थी, जब उसकी साड़ी में आग लगी। हमने कुछ नहीं किया, ऐसे उन्होंने अपने बचाव में कहा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अदर एविडेंस, अलग अलग एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टेट कोर्ट होता है, मतलब एक स्टेट के अंदर सबसे पहला जो कोर्ट सिस्टम होता है, उसमें ये पाया उन्होंने कि लक्ष्मण कुमार और उसकी माँ शकुंतला देवी और उसके भाई ने मिलकर ये ऐसा किया है। सेंटेंस ऑल थ्री टू देम डेथ, कि उन तीनों को मौत की सज़ा सुनाई, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था। लेकिन उसके बाद नवंबर उनको जेल में डाल दिए गए, उधर तो वो जेल में डाल दिए गए और उनको फांसी की सज़ा हुई, मतलब मौत की सज़ा हुई। लेकिन नवंबर 1983 में इन तीनों दोषियों ने हाई कोर्ट में अपील डाल दी। ये देखो अपील डाली मतलब कि अपना केस आगे बढ़ाया। तो वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल दी। तो हाई कोर्ट में अपील जाते ही वहाँ पर आर्गूमेंट होने लगे सभी लॉयर्स के बीच में, जो लॉयर अलग अलग थे वहाँ के, उन्होंने आर्गूमेंट करने शुरू किए और तब डिसाइड ये हुआ कि सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर। और फिर वहाँ पर ये साबित कर दिया गया कि सुधा गलती से एक्सीडेंटल फायर की वजह से, मतलब कि जो है मैं ये कहूँ कि भाई उसकी साड़ी में आग लगी, गलती से लगी, और कैरोसिन स्टोव जो था यानी कि मिट्टी का तेल का स्टोव था, तो उससे बाई मिस्टेक आग लगी है। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्रा ने इसमें कुछ नहीं किया, दे आर इक्वेटेड, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, इक्वेटेड कर दिया गया। अब देखो कितना अलग हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो उन्हें मौत की सजा दी लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये बड़ा अजीब था। यू रिमेंबर दैट फोटो ऑन ऐसे ऑन वुमेंस मूवमेंट इन 7th क्लास, हमने देखा था कि कितनी सारी वुमेन थी, उन्होंने मूवमेंट की थी और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए बात की थी गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और इन 1980 में वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट द अगेंस्ट डोरी डेथ, कि 1980 के आसपास बहुत सारी वुमेन्स जो है जो दहेज के ऊपर जो मौतें हो जाती हैं उसके ऊपर वो बात कर रही थी। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट, और वो बार बार इस चीज़ का विरोध कर रही थी कि कोर्ट लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और बार बार चीज़ें फेल हो रही हैं और लोगों जो लड़कियों को दहेज के लालच में मारा जा रहा है। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन, लेकिन इस हाई कोर्ट के फैसले से जो है औरतों को और मुसीबत में वो फंस गई, मतलब कि जो एक तरह से उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो एक बड़ी बात हो गई एक तरह से, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो दे हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील दिस हाई कोर्ट डिसीजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो उन औरतों के ग्रुप ने, उन वुमेन्स के ग्रुप ने आखिरी में एक अपील बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और उसके बाद वहाँ पर उनकी सुनवाई हुई। ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर के थ्रू हुई थी, जो लक्ष्मण कुमार, शकुंतला देवी उनके खिलाफ हुई थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाएगा तो देखिए वहाँ पर क्या फैसला होता है। आखिरी में 1985 में सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और सुनने के बाद अपील को ध्यान से सुना और लक्ष्मण कुमार और उसके दो जो फैमिली मेंबर थे उनके ऊपर उन्होंने बात सुनी उनकी और उनको एक्विटेड पाया, मतलब कि दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट हियर द आर्गूमेंट ऑफ लॉयर, उन्होंने वकीलों के अलग अलग आर्गूमेंट भी सुने और उसके बाद आखिरी में एक निर्णय पर पहुँचे, एक डिसीजन पे पहुँचे दैट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, की हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो निर्णय लिए गए हैं वो सही नहीं है। दे फाउंड लक्ष्मण एंड उसकी मदर जो शकुंतला देवी थी उन दोनों को गलती पर पाया, गिल्टी पर पाया, वो गुनेगार थे, बट इक्वेटेड ब्रदर इन लॉ सुभाष।
लेकिन उन्हें उनके जो देवर थे, सुधा गोयल का जो देवर था या शकुंतला का जो दूसरा बेटा था उसको छोड़ दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनको उनके खिलाफ ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इन दोनों को जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि किस तरह से मतलब ये केस शुरू हुआ था फरवरी 1980 से। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, फिर उसके बाद उन्होंने सज़ा सुनाई, लेकिन उसके बाद जिन्होंने गुनाह किया था उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट से फिर बाद में वो बरी हो गए, और बरी होने के बाद में फाइनली 85 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा दी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो सज़ा होगी वो फाइनल मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोकल कोर्ट जो होते हैं, मोर कॉमनली नोन एज डिफरेंट नेम, उनके अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हो, एडिशनल सेशन जज भी कह सकते हो आप। उनमें ट्रायल कोर्ट में अलग अलग प्रकार के जज बैठते हैं, ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग टाइम में आते रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज भी आते रहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज भी उसको कह सकते हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सिविल जज भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग रायपुर और छत्तीसगढ़ जैसे ये दिखा रखा है पूरा, इसमें पूरा मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। एडिशनल सेशन जज कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल जज कोर्ट, तो ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि ये कोर्ट सीन रायपुर का दिखाया हुआ है, तो इसमें हम समझ सकते हैं, ओके। तो देखिए यह हमें समझ में आ गया अच्छे से और ये क्लियर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग अलग ब्रांचेज़ के बारे में, लीगल सिस्टम के ब्रांचेज़ के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट में सिविल क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, सिविल लॉ क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे, और कैसे हर एक आदमी को कोर्ट तक पहुंच बनाई जा सकती है, कैसे उनको बताया जा सकता है, उन सब के बारे में है। और उसके बाद जो है किस तरह से एक केस और स्टडी करेंगे, ओल्गा टेली और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में केस हुआ, उसको भी स्टडी करेंगे। और हमारे इंडिया में कोर्ट सिस्टम कितना है, क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने जजेस के होते हैं, ठीक है, कितने वर्किंग में हैं, इन सब के बारे में बातें करेंगे अगली बार, ओके। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है। ज़्यादा कुछ पोर्शन इसमें बचा नहीं है, पार्ट 2 में आराम से ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा ये, आई थिंक आपको बहुत सारी बातें समझ आई होगी जुडिशरी सिस्टम, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।